नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा दौसा। आज हम अलाउद्दीन खिलजी के तृतीय भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में हमने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अलाउद्दीन खिलजी के संपूर्ण अध्याय को 3 भागों में विभक्त किया था। प्रथम भाग में हमने अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार सत्ता हासिल की और उसका महत्वपूर्ण राजत्व का सिद्धांत क्या था, उसके बारे में चर्चा की थी। द्वितीय अध्याय में अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक उपलब्धियां, जिसमें उसके द्वारा लड़े गए युद्धों और संघर्षों के इतिहास के बारे में बात की थी। तृतीय और अंतिम अध्याय, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, इसके अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जो सुधार किए गए हैं या अलाउद्दीन खिलजी की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जो उपलब्धियां अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली सल्तनत के अन्य शासकों से अलग दिखाती है। तो प्रारंभ करते हैं अलाउद्दीन खिलजी भाग तृतीय। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो सुधार किए गए उसमें महत्वपूर्ण था सैन्य सुधार, सेना का क्षेत्र में सुधार। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक था जिसने एक विशाल स्थायी केंद्रीय सेना का निर्माण किया। इससे पूर्व के शासकों के द्वारा कोई स्थायी केंद्रीय सेना नहीं रखी जाती थी। जब युद्ध की परिस्थितियां होती थी या युद्ध या संघर्ष की स्थिति होती थी, उस समय वह अपने सामंतों और जमींदारों के द्वारा सैनिकों की व्यवस्था करता था और उन्हें लड़ने के लिए भेजता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। हमने शुरू में देखा था विश्व विजेता की सपना देखता था। सिकंदर द्वितीय की उपाधि भी इसने हासिल की थी। उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए स्थायी केंद्रीय सेना का निर्माण किया और यह प्रथम शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने इस प्रकार विशाल केंद्रीय सेना रखी। इख्तियारों की जो सैनिक टुकड़ियां थी उनको भंग कर दिया था, क्योंकि अब उसे उन सैनिक टुकड़ियों की आवश्यकता नहीं थी। उसने स्वयं अपने स्थायी सेना का निर्माण कर लिया था। यह प्रथम शासक था जिसने सैनिकों को वार्षिक आधार पर नगद वेतन देना प्रारंभ किया। इससे पूर्व में सैनिकों को वेतन देने की कोई परंपरा नहीं थी। नगद के रूप में वेतन नहीं दिया जाता था, वस्तुओं के रूप में वेतन दिया जाता था। उसने वेतन भी निर्धारित किया, जैसे एक घुड़सवार, जिसको वो एक अस्पा कहते थे, का वेतन 238 टंका निर्धारित किया। और जिस घुड़सवार के पास 2 घोड़े होते थे या 2 अस्पा कहलाता था, उस प्रकार के सैनिकों को 78 टंका अतिरिक्त दिया जाता था एक अतिरिक्त घोड़े के लिए। सेना में भ्रष्टाचार की समस्या को दूर करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक था जिसने दाग लगाने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने का आदेश दिया। इसका अभिप्राय यह था कि घोड़ों को दाग लगा दिया जाता था, घोड़ों पे कोई ना कोई चिन्ह अंकित कर दिया जाता था, जिससे घोड़ों की युद्ध के समय अदला बदली नहीं की जा सके। कौन सा घोड़ा पंजीकृत है वही घोड़ा युद्ध के दौरान लाया जाए, या वेतन देने के समय भी घोड़ों की गिनती और उसमें आसानी रहे। इसी प्रकार सैनिकों का भी हुलिया लिखने की परंपरा डाली कि ऐसा नहीं हो कि युद्ध के समय सैनिक अपने स्थान पर किसी और को लड़ने भेज दे, तो घोड़े और सैनिकों की कोई अदला बदली नहीं हो सके, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सके। इस दृष्टि से अलाउद्दीन खिलजी ने एक ये महत्वपूर्ण सुधार किया कि घोड़ों पर दाग लगाने लगे और सैनिकों का हुलिया लिखने की व्यवस्था को प्रारंभ किया। अलाउद्दीन के द्वारा किए गए आर्थिक सुधार।
आर्थिक सुधार में अलाउद्दीन का जो प्रमुख रूप से उद्देश्य थे वो दो थे, जिसके कारण उसने आर्थिक सुधारों को लागू किया। पहला, साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए वह राज्य की आमदनी में वृद्धि करना चाहता था। दूसरा, वो मध्यस्थ भूमिपतियों या जमींदारों या सामंतों की शक्ति को कुचल देना चाहता था, क्योंकि हमने प्रथम भाग में पढ़ा था कि वह भ्रष्टाचार उसने षड्यंत्र या विद्रोह के जो 4 कारण निर्धारित किए थे उसमें एक महत्वपूर्ण कारण था मध्यस्थ भूमिपति। ये लोग विद्रोह के लिए हमेशा तैयार रहते थे, शासक के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते थे, ऐसा अलाउद्दीन खिलजी का मानना था। इसलिए वो इनकी शक्ति को कुचल देना चाहता था। इस दृष्टि से उसने सर्वप्रथम गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र था, गंगा और यमुना नदियों से सिंचित जो प्रदेश था, वहाँ पर लगान की दर पहले 1/3 थी, यानी लगभग 33.33% थी। उसके स्थान पर अब आधी यानी 50% कर दी। यानी लगान गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में लगान में अलाउद्दीन खिलजी ने वृद्धि कर दी। इसके अतिरिक्त इक्ता, इनाम, मिल्क तथा वक्फ आदि की भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। इक्ता भूमि से मतलब वह भूमि जो इक्तेदारों या सामंतों जमींदारों के पास होती थी, उसने उसे राजकीय भूमि में परिवर्तित कर दिया। इनाम, जो भूमि इनाम में दी जाती थी किसी भी कार्य के लिए। मिल्क और वक्फ की भूमियाँ जो कि धार्मिक प्रयोजनों के लिए दी जाती थी, उसने इन सभी प्रकार की भूमि को खालसा भूमि या राजकीय भूमि में परिवर्तित कर दिया, जिससे इन पर भी कर लगाया जा सके और इनसे लगान या कर की वसूली की जा सके। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन किया। उसने बिस्वा, प्रत्येक बिस्वा में उपज के आधार पर लगान का निर्धारण किया। यानी लगान की दर यूनिफॉर्म नहीं रखी, यानी लगान की दर एक सी नहीं रखी सब जगह पर। ज़मीन के आधार पर तय किया। जहाँ पर उपज ज़्यादा होती थी उसका लगान की दर अलग होती थी। जिस बिस्वा में उपज कम होती थी, बंजर भूमि थी, वहाँ पर लगान की दर कम रखी जाती थी। अतः यह पहला शासक था जिसने इस दृष्टि से उपज के आधार पर लगान की दर निर्धारित की। भूमि की सावधानीपूर्वक नाप करवाई और लगान निर्धारण की यह नई पद्धति जो थी, इसे मसाहत कहा गया। लगान संग्रह के क्षेत्र में बहुत सारे भ्रष्टाचार था, उसको दूर करने के लिए या संग्रहण के क्षेत्र में जो समस्याएं थी उन दोषों को दूर करने के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की, पृथक विभाग बनाया, जिसका नाम रखा दीवान-ए-मुस्तखराज। दीवान-ए-मुस्तखराज में लगान वसूली से संबंधित समस्त कार्य नियंत्रित किए जाते थे। पूर्व में जो लगान की व्यवस्था थी वो कुछ इस प्रकार की थी कि खुद मुकदम, चौधरी जैसे स्थानीय वंशानुगत प्रधान या सामंतों द्वारा किसानों से लगान वसूला जाता था और लगान को संग्रह करके ये लोग राज्य को पहुंचाते थे। और इस सेवा के बदले में उन्हें क्या फ़ायदा होता था? जो उनकी खुद की भूमि होती थी उस पर लगान रियायती दर से लिया जाता था। अब यहाँ तक बात सही थी, लेकिन ये लोग खुद की भूमि पर रियायती दर से लगान देते थे, अन्य किसानों से लगान की वसूली करके राज्य तक पहुँचाते थे, शासन तक पहुँचाते थे। लेकिन उन किसानों से जो निर्धारित लगान है वो तो वसूलते ही थे, उसके अतिरिक्त कई अवैध सामंती कर भी वसूल लेते थे जो खुद के पास रखा करते थे। और ये जो अवैध वसूली करते थे इन्हें हकूक कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने मध्यस्थ भूमिपतियों को इस कार्य से मुक्त कर दिया, लगान संग्रहण के कार्य से मुक्त कर दिया, और उसने इनके द्वारा जो हकूक या अवैध लगानों की शासन के नाम पे वसूली की जाती थी उसे भी अवैध घोषित कर दिया और लगान से संबंधित रियायत जो उनके खुद की भूमि पर दी जाती थी उसे भी समाप्त कर दिया। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा
परिवर्तन अलाउद्दीन के द्वारा किया गया, उसने लूट की धनराशि खुम्स या लूट का जो माल होता था वो खुम्स कहलाता था, उसमें राज्य का भाग बढ़ाकर 1/5 की बजाय 4/5 कर दिया। यानी अभी तक जो लूट राज्य की सेना के द्वारा की जाती थी उसमें राज्य को 1/5 भाग मिलता था और 4/5 उन सैनिकों में बांट दिया जाता था जो उस लूट के अभियान में शामिल होते थे। लेकिन अब अलाउद्दीन खिलजी ने इसका उल्टा कर दिया और उसने लूट के माल में खुद का या राज्य का या शासन का भाग जो है वो 1/5 की जगह 4/5 कर दिया और जो सैनिक जो उस अभियान में शामिल थे उनको अब 1/5 भाग मिलता था। बाजार नियंत्रण की नीति। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक था जिसने बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई। उसके द्वारा बहुत सारे सुधार किए गए। उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाजार नियंत्रण की नीति है जिसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। बर्नी तथा के.एस. लाल जैसे इतिहासकार हैं, उनका ये कहना है कि कम व्यय पर विशाल सेना बनाए रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस नीति को लागू किया था। यानी खर्चा कम हो और विशाल केंद्रीय सेना बनी रहे जिससे अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो सके, इस कारण उसने इस नीति को लागू किया। जबकि अमीर खुसरो, सक्सेना, हबीब, निज़ामी जैसे अन्य इतिहासकार ये कहते हैं कि उसका उद्देश्य हो सकता है कि विशाल सेना बनाए रखना रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जहन में आम जनता के कल्याण की बात भी थी। तो उनके अनुसार यह सैनिक उद्देश्य से नहीं कही गई थी बल्कि आम जनता के कल्याणार्थ लागू की गई थी। बाजार नियंत्रण की नीति को क्रियान्वित करने के लिए सुल्तान ने एक दीवाने रियासत नामक पृथक विभाग की स्थापना की थी जिसका प्रधान सदरे रियासत को बनाया था। बाजार के निरीक्षण के लिए शहना नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई जो बाजार की गतिविधियों को नियंत्रित करता था और शहना तथा बाजार की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए प्रमुख गुप्तचर वरीद और मुन्हिस को प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। यानी शहना बाजार की गतिविधियों को देखेगा और शहना और बाजार की गतिविधियों सही तरीके से संचालित हो रही है कि नहीं, इसको देखने के लिए जगह जगह पर गुप्तचर नियुक्त किए गए जिनको वरीद और मुन्हिस कहा गया। बाजार में बहुत ही कड़े प्रावधान लागू किए गए, जैसे यदि कोई अधिक मूल्य वसूल लेता है किसी वस्तु का तो उसको सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जाने का प्रावधान था। और यदि कोई तौलता कम है तो जितना कम तौलता है उसके अनुपात में उसके शरीर का मांस काट लिए जाने का प्रावधान था। तो बहुत ही कड़े प्रावधान थे जिसके कारण से बेईमानी पर काफ़ी हद तक लगाम लगी। बर्नी के अनुसार निम्नलिखित 3 तरह के बाजार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए। पहला था मंडी, जहां अनाज, फल, सब्जी वगैरह का व्यापार होता था। सराय अदल, जहां वस्त्र का व्यापार होता था, वहां पर एक अधिकारी भी था, परवाना नवीज़, जो इस जगह पर व्यापार करने वाले, सराय अदल में व्यापार करने वाले व्यापारियों को नियंत्रित करता था। सामान्य बाजार तीसरा बाजार था, यहाँ पर दास, पशुधन और अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। इस प्रकार 3 प्रकार के बाजार इस समय में स्थापित किए गए। मंडी में अनाज की आपूर्ति के लिए सुल्तान ने दोआब क्षेत्र से जो लगान की वसूली होनी थी उसके बजाय उसने अनाज के रूप में वसूली करने के आदेश दे दिए थे और किसानों के द्वारा जो अनाज लगाया जाता था वो उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसके पास छोड़ दिया जाता था और शेष अनाज निर्धारित मूल्य पर राज्य क्रय कर लेता था, जिससे बाज़ारों में अनाज की कमी नहीं रहे।
बाजार में सिर्फ लाइसेंस प्राप्त व्यापारी ही व्यापार कर सकते थे। विदेशी जो कपड़ा उस बाजार में बिका करता था उसका मूल्य निर्धारित करना बहुत कठिन था। तो सुल्तान के द्वारा मुल्तानी व्यापारियों को अग्रिम ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती थी, जिससे वे विदेशी कपड़े को बाजार मूल्य पर विदेशी बाज़ारों से खरीद सकें और यहाँ पर जो निर्धारित किया गया मूल्य है राज्य के द्वारा उस पर बेच सकें। तो इस खरीद बिक्री में कई बार हानि होती थी, तो जो भी हानि होती थी वो राज्य के द्वारा वहन की जाती थी। इसमें व्यापारियों को कोई परेशानी नहीं होती थी। इस योजना, ये जो बाजार नियंत्रण की योजना थी, इसका यदि एनालिसिस किया जाए तो ये सामने निकल कर के आता है कि वास्तव में इस योजना का लाभ भी सैनिक तथा सामंत वर्ग को ही प्राप्त हुआ, क्योंकि वस्तुओं का मूल्य काफ़ी कम हो गया था। इसी अनुपात में मजदूरी की दर भी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, तो मज़दूर बड़े सस्ते में मिलने लगे थे, जिससे सामंत और सैनिक वर्ग जो था उसको काफ़ी लाभ हुआ था। बाजार नियंत्रण की नीति जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई, इसकी कई कमियां भी थी। उन कमियों को यदि देखें तो इसी कारण से यह नीति आगे प्रभावी रूप से उत्तराधिकारियों के समय में लागू नहीं रह पाई। पहली कमी, इस योजना को लागू करने के लिए कठोर नियंत्रण तथा अनुशासित नौकरशाही की आवश्यकता थी, जो अलाउद्दीन खिलजी के अयोग्य उत्तराधिकारियों के काल में और दरबारी षड्यंत्रों के काल में संभव नहीं हो पाया। दूसरा, बाजार नियंत्रण की यह प्रणाली मांग पूर्ति के सामान्य सिद्धांत पर आधारित नहीं थी, इसलिए यह असफल रही। तीसरा, वस्तुओं में मूल्यों की कमी के कारण राज्य की आमदनी भी कम हो गई, क्योंकि अब जब मूल्य कम हो गया था तो उसी अनुपात में कर भी कम प्राप्त होता था। अतः अलाउद्दीन के उत्तराधिकारियों ने इस योजना को त्याग दिया। अलाउद्दीन खिलजी की अन्य उपलब्धियों के बारे में चर्चा की जाए तो अलाउद्दीन केवल एक साहसी विजेता या कुशल प्रशासक ही नहीं था, बल्कि विद्वानों तथा कला का उदार संरक्षक भी था। अमीर खुसरो, अमीर हसन रेहलवी जैसे कवि, लेखक और विद्वान उसके दरबार में अमूल्य रत्न थे। उसके शासनकाल में अलाई दरवाज़ा, जो कि इस्लामी वास्तुकला का उदाहरण है, सिरी का किला, हजार सितुर महल, जमात खां की मस्जिद आदि का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कई मस्जिदों का पुनरुद्धार भी कराया गया। धन्यवाद।